हेलो स्टूडेंट्स, 10th हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय में आपका स्वागत है। तो इसमें हम पढ़ रहे थे कि किस प्रकार से यूरोप के जो देश हैं उनमें राष्ट्रवाद का उदय हो रहा था और वो राजतंत्रीय शासन प्रणाली से किस प्रकार से अब लोकतंत्र की तरफ मुड़ रहे थे। तो हमने पढ़ा कि नेपोलियन ने जो फ्रांस में सुधार किए उनका यूरोप के दूसरे देशों पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, और फिर हमने ये भी डिस्कस किया कि किस प्रकार से जो नेपोलियन है उसके अगेंस्ट हो गए उन दूसरे देशों के लोग। एक बार तो उन्होंने उसका स्वागत किया कि ये हमारे लिए आज़ादी का एक उपहार लेकर के आया है, लेकिन जब उनको लगा कि हमें राजनीतिक आज़ादी नहीं दी जा रही है, उसने केवल प्रशासनिक सुधार किए हैं, वो अभी भी गुलाम ही हैं। तो फिर उन देशों ने मिलकर के नेपोलियन को हरा दिया। और अब तक हम डिस्कस कर चुके थे कि नेपोलियन का शासन खत्म हो चुका है। अब आगे हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से फिर से वही जो राजतंत्र प्रणाली थी एक बार फिर से सत्ता में आ गई है, और अब वो राजतंत्र प्रणाली क्या कर रही है, उन राजाओं के द्वारा अब क्या किया जा रहा है। जो रूढ़िवाद है, कंजर्वेटिविज्म है, वो उसको वापस लेकर के आ रहे हैं। तो इस सारे घटनाक्रम को आज हम पढ़ेंगे। तो रूढ़िवाद क्या है, सबसे पहले हम ये देखेंगे रूढ़िवाद क्या है। एक ऐसा राजनीतिक दर्शन है जो परंपरा, प्रचलित रीति रिवाजों और संस्थानों पर, इंस्टीट्यूशंस पर बल देता है। यानी कि ये पुरानी जो परंपराएं हैं, परंपराओं के द्वारा जो संस्थान बनाए गए हैं, उनको ये वापस लेकर के आने पर, उनको बनाए रखने पर ये बल देता है। यानी कि ये आधुनिकीकरण का विरोधी है और यथास्थिति को ये बनाए रखना चाहता है। ये क्या कहता है कि अगर हमें कोई चेंज लेके आना है तो उसे हम स्टेप बाय स्टेप क्रमिक ढंग से लेकर के आए, ना कि कोई चेंज एकदम से लेकर के आए। तो रूढ़िवाद पुरानी विचार, जो पुरानी संस्थाएं हैं, पुरानी परंपराएं हैं, उनको बनाए रखने वाली विचारधारा है। फिर 1815 में ये हम डिस्कस कर चुके थे किन किन ने हराया था नेपोलियन को। ब्रिटेन, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया की जो सेना थी, इन्होंने मिल करके नेपोलियन को हरा दिया था। कौन सी लड़ाई में हराया था? वाटरलू की लड़ाई में। ये निर्णायक लड़ाई थी। इससे पहले लाइप्जिग के युद्ध में भी नेपोलियन हार चुका था, लेकिन एक बार फिर से वो फ्लैशबैक में आ जाता है और 100 दिन के लिए वो फ्रांस का शासक बनता है। लेकिन ये देश एक बार फिर से एकजुट होते हैं और नेपोलियन को हरा दिया जाता है। और अब इनको ये लगता है कि किस प्रकार से ये जो अपनी निरंकुश सत्ता थी उसको फिर से मजबूत बनाएं। तो ये कुछ ऐसे स्टेप्स उठाते हैं, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। वियना संधि के बारे में कि इन्होंने ऐसे क्या कदम उठाए कि इनका निरंकुशवाद मजबूत हुआ। तो इन देशों की जो सरकारें थी वो वापस रूढ़िवाद की ओर लौटना चाहती थी। यानी कि जो इनकी पुरानी सरकारें चली आ रही थी राजतंत्र वाली, ये उसी को फिर से मजबूत बनाना चाहती थी। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, कौन कौन सी परंपरागत संस्थाओं जैसे राजतंत्र, मोनार्की, चर्च, सामाजिक ढांचे, संपत्ति और परिवार के पुराने ढांचे को ये बचा करके रखना चाहते थे रूढ़िवादी, ताकि इनका जो समाज पर नियंत्रण है वो बना रहे। उस समय पे चर्च की, यानी कि धर्म की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती थी राजा की सत्ता को बनाए रखने में। जो राजा और चर्च दोनों मिल करके लोगों के ऊपर कंट्रोल रखते थे। जैसे कि हम 9th क्लास में फ्रांसीसी क्रांति वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि जो आम जनता थी उनको राजा को भी टैक्स देना पड़ता था और चर्च को भी। यानी कि उस समय पे चर्च की पूरी जो पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट थी, राजा की सत्ता को बनाए रखने में चर्च का बहुत बड़ा हाथ था। तो ये फिर से इनके वर्चस्व को कायम करना चाहते थे, राजतंत्र को, चर्च को, सामाजिक ढांचा जो पहले था। पहले हमने पढ़ा था कि किस प्रकार की भेदभावपूर्ण व्यवस्था थी। एक कुलीन वर्ग अलग था, गरीब लोगों का वर्ग अलग था, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग। ये हम सब फ्रांसीसी क्रांति वाले चैप्टर में हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार का उस समय भेदभावपूर्ण सामाजिक ढांचा था और संपत्ति कुछ ही लोगों के कंट्रोल में थी। तो ये इस सारे पुराने ढांचे को फिर से
बहाल करना चाहते थे, फिर से लेकर के आना चाहते थे। लेकिन नेपोलियन ने जो प्रशासनिक सुधार किए उनमें से कुछ एक को इन्होंने अडॉप्ट किया। किस प्रकार से किया? इनको लगता था कि ये जो नेपोलियन के द्वारा आधुनिकीकरण लाया गया है वो इनकी निरंकुश सत्ता को फिर से मजबूत बनाने में सहायक सिद्ध होगा। तो इनको नेपोलियन के द्वारा किए गए सुधारों में जो चीज़ें अच्छी लगी उनको इन्होंने बनाए रखा, उस व्यवस्था को इन्होंने कायम रखा जो इनके राजतंत्र को कंटिन्यू करने में चीज़ें सहायक सिद्ध हो सकती थी। तो नेपोलियन ने जो प्रशासनिक सुधार किए उनसे रूढ़िवादियों को क्या समझ में आया? आधुनिकीकरण का महत्व समझ में आया, क्योंकि लोगों ने एक बार नेपोलियन को एक्सेप्ट किया था, उसका स्वागत किया था कि उसने जो प्रशासनिक सुधार किए हैं वो लोगों को पसंद आ रहे थे। हमने डिस्कस किया कि उसने किस किस प्रकार से जो आर्थिक क्षेत्र में सुधार किए, प्रशासनिक क्षेत्र में सुधार किए, तो वो लोगों को पसंद आए। तो इनको लगा कि लोगों को अगर हमें भी अपने पक्ष में रखना है, अपना वर्चस्व बनाए रखना है, तो हमें ये जो नेपोलियन के द्वारा आधुनिकीकरण संबंधित सुधार किए गए हैं ये हमें बनाए रखने पड़ेंगे। तो ये उसके प्रशासनिक सुधारों को जारी रखना चाहते थे। आधुनिक सेना, कुशल प्रशासन, गतिशील अर्थव्यवस्था और सामंतवाद व दासता की समाप्ति से इनको क्या लगा कि यूरोप में राजतंत्र मजबूत होगा। इनको ये लगा कि अब इनकी जो सेना है उसको इन्हें आधुनिक बनाना पड़ेगा। जैसे कि कहीं पर अगर जनता के द्वारा विरोध किया जाए तो उसे दबाने के लिए इन्हें क्या चाहिए होगी? आधुनिक सेना चाहिए होगी। जनता जल्दी से विरोध ना करे इसके लिए कुशल प्रशासन चाहिए होगा, और जो उद्योगपति व्यापारी वर्ग है वो संतुष्ट रहे इसके लिए इन्हें गतिशील अर्थव्यवस्था चाहिए होगी, और जो इनकी सत्ता है उसमें कोई और भागीदार ना बने इसके लिए इन्हें सामंतवाद की, फ्यूडलिज्म की समाप्ति करनी होगी ताकि इनका एकल वर्चस्व रहे सत्ता के ऊपर। तो इन्होंने नेपोलियन के द्वारा ये जो सारे सुधार किए गए थे इन्हें कंटिन्यू रखने का इन्होंने विचार रखा। तो ये नेपोलियन के द्वारा किए गए सुधारों से रूढ़िवादियों की सोच में आया गया परिवर्तन था। तो इस टॉपिक में हमारे दो क्वेश्चंस बनते हैं, पहला रूढ़िवाद क्या है और दूसरा नेपोलियन के द्वारा किए गए सुधारों से रूढ़िवादियों की सोच में क्या परिवर्तन आया। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर हम कहें तो इन चार देशों ने नेपोलियन को हराया था। किन्होंने? ब्रिटेन, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया ने। एक नंबर में हमसे पूछा जा सकता है 1815 में वाटरलू की लड़ाई में कौन से देश एकजुट हुए थे। तो अब आगे हम डिस्कस करेंगे वियना संधि के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे वियना संधि क्या थी या वियना कांग्रेस क्या थी। तो 1815 में उन चार देशों के प्रतिनिधि जिन्होंने नेपोलियन को हराया था वो वियना में, जो कि आज के समय में ऑस्ट्रिया की राजधानी है, वहाँ पर ये इकट्ठे हुए। तो इन्होंने एक समझौता किया, उस समझौते को क्या कहा जाता है? वियना समझौता। तो इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? जो ऑस्ट्रिया के चांसलर थे ड्यूक मेटरनिक, इन्होंने इस सम्मेलन की अध्यक्षता की। और इस बैठक में फिर इन देशों के प्रतिनिधि, ब्रिटेन, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया के प्रतिनिधि, इन्होंने ये डिसाइड किया कि किस प्रकार से जो नेपोलियन के द्वारा उनके राजतंत्रों की सत्ता उखाड़ दी गई थी उसको फिर से मजबूत बनाया जाए, और नेपोलियन ने जो चेंजेस किए थे, जो परिवर्तन वो लेकर के आया था, उन परिवर्तनों को इस प्रकार से समाप्त किया जाए। तो इन्होंने फिर क्या किया इस संधि में? इनका क्या उद्देश्य था? नेपोलियन द्वारा यूरोप में लाए गए परिवर्तनों को समाप्त करना, नेपोलियन द्वारा हटाए गए राजतंत्रों को फिर से स्थापित करना और नई रूढ़िवादी व्यवस्था स्थापित करना। अभी जैसे कि हम कंजर्वेटिविज्म पढ़ चुके हैं कि ये जो पुरानी संस्थाएं थी, जैसे कि जो चर्च है, राजतंत्र है, उनको ये फिर से स्थापित करना चाहते थे। और नेपोलियन जो आधुनिक सुधार लेकर के आया था उनमें से कुछ को ये बनाए रखना चाहते थे, लेकिन ये व्यवस्था राजतंत्र वाली बनाए रखना चाहते थे। और फिर ये क्या परिवर्तन लेकर के आए इस संधि के द्वारा? फ्रांस में बूर्बो वंश की सत्ता फिर से स्थापित कर दी गई।
जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, नेपोलियन से पहले वहाँ पर बूर्बो वंश का शासन था, तो अब उसी वंश के राजा को फिर से वहाँ पर बिठा दिया गया, उसको शासक बना दिया गया फिर से। और क्या किया गया, फ्रांस से नेपोलियन के द्वारा जीते गए प्रदेश फिर से छीन लिए गए। पीछे हमने डिस्कस किया था कि किस प्रकार से नेपोलियन बहुत जल्दी जो यूरोप के दूसरे देश हैं उन पर कब्जा करता जा रहा था। उसने वो महाद्वीपीय व्यवस्था बनाना चाहता था, यानी कि पूरे महाद्वीप पर वो कब्जा करना चाहता था। तो उसने यूरोप के बहुत से बड़े बड़े देशों पर कब्जा कर लिया था। अब वो देश फ्रांस से वापस ले लिए गए और जो फ्रांस की सीमा है वो फिर से वही बना दी गई जो कि नेपोलियन की सत्ता में आने के पहले थी। और फ्रांस की सीमाओं पर काफ़ी सारे ऐसे दूसरे राज्य स्थापित कर दिए गए जो कि भविष्य में फ्रांस को अपनी सीमाओं का विस्तार ना करने दे, यानी कि एक लंबे समय की रणनीति बनाई गई कि भविष्य में कोई भी जो उनकी रूढ़िवादी व्यवस्था है, राजतांत्रिक व्यवस्था है, उसको नुकसान ना पहुंचा सके। अब इसके ये हमारा क्वेश्चन इसमें डिस्कस हो गया, वियना संधि क्या थी, इसके क्या उद्देश्य थे और इसने यूरोप में क्या परिवर्तन किए। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें क्या बनते हैं, वियना संधि कब हुई, 1815 में हुई, इसमें कौन कौन से देश शामिल हुए, ब्रिटेन, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया के प्रतिनिधि। कहाँ पर मिले ये, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में मिले। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या बनता है इसमें कि इस संधि की अध्यक्षता किसने की, ड्यूक मेटरनिख ने की। और शॉर्ट क्वेश्चंस जैसे 2 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें अलग से बन सकते हैं, वियना संधि के क्या उद्देश्य थे और वियना संधि ने यूरोप में क्या परिवर्तन किए। और 2 मार्क्स में हमसे वियना संधि क्या थी ये भी पूछा जा सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन में ये पूरा टॉपिक हमारा आ जाएगा। अब हम डिस्कस करेंगे वियना संधि के बाद जो रूढ़िवादी व्यवस्था आई उसकी क्या कमियां थी और क्रांतिकारियों पर उस रूढ़िवादी व्यवस्था का क्या प्रभाव पड़ा। तो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे वियना संधि के द्वारा जो नई व्यवस्था स्थापित की गई थी उसमें क्या कमियां थी और जो क्रांतिकारी यानी कि जो उदारवादी थे, राष्ट्रवादी थे, उन पर इस संधि का या इस नई व्यवस्था का क्या प्रभाव पड़ा। तो ये जो नई व्यवस्था थी इसके मुख्य दोष क्या थे हम डिस्कस कर चुके हैं कि वियना संधि के द्वारा रूढ़िवादी व्यवस्था यानी कि जो राजतंत्र वाली व्यवस्था थी उसको फिर से स्थापित कर दिया गया था। तो इस व्यवस्था की मुख्य कमियां क्या थी कि ये निरंकुश थी, यानी कि इनके ऊपर ये किसी की भी आलोचना स्वीकार नहीं करती थी, इनके ऊपर किसी का भी नियंत्रण नहीं था। तो ये निरंकुश सरकारें थी, अपनी आलोचना करने वालों का ये क्या करते थे, ये राजतंत्र के जो शासक थे ये दमन कर देते थे, उनको मरवा दिया जाता था। और दूसरा सेंसरशिप क्या होता है, जो हम अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं उन किसी भी माध्यम से, चाहे वो लिखित है या फिर बोलकर है, उन पर प्रतिबंध लगा देना सेंसरशिप कहलाता है। मेनली इसको हम आज के समय में प्रेस के लिए, मीडिया के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार के जो विचारों की अभिव्यक्ति है उन पर प्रतिबंध लगाना क्या है, सेंसरशिप है। तो इन नई सरकारों ने क्या किया, अपने जो राजतंत्रीय व्यवस्था है उसको मजबूत बनाए रखने के लिए सेंसरशिप का सहारा लिया। इन्होंने उन अखबारों, किताबों, नाटकों और गीतों पर प्रतिबंध लगा दिए जिनमें आज़ादी के विचार झलकते थे, जो कि स्वतंत्रता से संबंधित बातें करते थे, इनको इन्होंने बंद करवा दिया। अगर कोई आज़ादी की, स्वतंत्रता की बातें करता था तो फिर उसको मरवा दिया जाता था। तो इस कठोर दमन के कारण फिर जो क्रांतिकारी थे, जो उदारवादी राष्ट्रवादी थे, उन पर क्या इफेक्ट पड़ा, वो एक बार कुछ समय के लिए भूमिगत हो गए, यानी कि गायब हो गए। उन्होंने छिप करके अपनी गतिविधियां चलानी शुरू कर दी। और उन्होंने क्या किया, फिर गुप्त क्रांतिकारी संगठनों का निर्माण किया, क्योंकि अब वो खुल के तो अपनी गतिविधियां चला नहीं सकते थे, क्योंकि अगर वो खुल करके अपने संगठनों का निर्माण करते, कोई आंदोलन चलाते, तो इनकी सेना के द्वारा उनका दमन कर दिया जाता। तो जो क्रांतिकारी थे वो खुद भी छिप गए और उन्होंने छिप करके क्रांतिकारी संगठन बनाए, ताकि जो उनकी विचारधारा के लोग हैं वो उनको उस प्रकार की ट्रेनिंग दे सके कि किस प्रकार से वो इस राजतंत्र के खिलाफ लड़ाई लड़ सकते हैं।
नई रूढ़िवादी व्यवस्था की वो किसी ना किसी ढंग से, अप्रत्यक्ष ढंग से आलोचना करने लगे, क्योंकि अगर वो डायरेक्टली आलोचना करते तो मतलब उनका खात्मा ही कर दिया जाता और भविष्य में फिर वो आलोचना करने के लिए रह ही ना पाते। तो उन्होंने फिर कुछ इस प्रकार के ये तरीके अपनाए और उन्होंने क्या किया, प्रेस की स्वतंत्रता की वो समय समय पर मांग करते रहे कि वो अपने विचारों को अभिव्यक्त कर पाए। तो ये जो हमने पढ़ा क्रांतिकारी भूमिगत हो गए, इसी प्रकार का एक क्रांतिकारी हम इटली में पढ़ेंगे, जूसेप्पे मैत्सिनी के बारे में। तो अब हम डिस्कस करेंगे जूसेप्पे मैत्सिनी कौन था, उसने कौन सी गतिविधियां चलाई। तो अब हम डिस्कस करेंगे जूसेप्पे मैत्सिनी के बारे में। तो इस पर क्वेश्चन क्या बनेगा, जूसेप्पे मैत्सिनी कौन था, यूरोप में राष्ट्रवाद में उसकी भूमिका क्या थी। तो जूसेप्पे मैत्सिनी कौन था, इटली का क्रांतिकारी था। इसका जन्म 1807 में इटली में जेनोवा में हुआ था। जैसे कि हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, रूढ़िवादी जो सरकारें फिर से स्थापित हो गई थी, उसकी वजह से क्रांतिकारियों को छिपना पड़ा, उनको भूमिगत होकर के, अंडरग्राउंड होकर के अपनी गतिविधियां चलानी पड़ी। तो ये भी कार्बोनारी नाम का इटली में एक संगठन बना हुआ था, ये इस संगठन का सदस्य बन गया और फिर इसने लिगुरिया में क्रांति की। लिगुरिया में क्रांति करने के कारण इसको इटली से निकाल दिया गया, मतलब ये आदेश दे दिया गया कि ये इटली से बाहर रहेगा। फिर इसने भूमिगत रहकर ही दो संगठन बनाए, मार्सेई नामक शहर में इसने बनाया यंग इटली और बर्न में यंग यूरोप। ये दो इसके संगठन थे जिससे इसने जो क्रांतिकारी गतिविधियां थी उनको चलाया। और जो मैत्सिनी है, जूसेप्पे मैत्सिनी, इसकी विचारधारा क्या थी कि जो राष्ट्र है वो ईश्वर की इच्छा के अनुसार बने हुए हैं, ये एक प्राकृतिक इकाई है, नेचुरल यूनिट है, यानी कि राष्ट्रों का अस्तित्व में रहना स्वाभाविक है, एक स्वाभाविक व्यवस्था है। राष्ट्रों को अस्तित्व में आने से कोई नहीं रोक सकता, इनको रोका नहीं जा सकता। तो उस समय पे इटली क्या था, जो छोटे छोटे राजतंत्र थे उनमें बंटा हुआ था। तो मैत्सिनी ने क्या कहा, क्योंकि राष्ट्र ईश्वर की इच्छा से बने हैं, प्राकृतिक इकाई है, उनका अस्तित्व में आना क्या है, स्वाभाविक है, इसलिए उसने कहा कि इटली लंबे समय तक ऐसे छोटे छोटे प्रदेशों में, छोटे छोटे राज्यों राजतंत्रों में बंटकर नहीं रह सकता। जैसे भारत के बारे में हम पढ़ते हैं ना कि भारत पुराने समय में, भारत में बहुत सी छोटी छोटी रियासतें थी, इसी प्रकार का जो सिस्टम है हम इटली में देख सकते हैं। वहाँ पर बहुत सी जो छोटी छोटी रियासतें होंगी, राज्य रजवाड़े होंगे। तो इसने इस चीज़ का, इस राजतंत्रीय व्यवस्था का विरोध किया। इसने कहा कि लंबे समय तक इटली में ये व्यवस्था कायम नहीं रह पाएगी और ये क्या चाहता था, इटली को एक बड़ा राष्ट्र और गणतंत्र बनाना होगा, यानी कि जहाँ पर जनता का शासन हो। तो इसने क्या कहा कि इटली को राजतंत्र से हम गणतंत्र बनाएंगे और छोटे छोटे जो टुकड़ों में ये बटा हुआ है इसको एक बड़े राष्ट्र का रूप देना होगा। और इसने क्या कहा, इसने इटली के एकीकरण का विचार दिया। इसने कहा था कि इटली का एकीकरण ही इटली की मुक्ति का आधार है, यानी कि तभी वहाँ से राजतंत्र खत्म हो सकेगा और वहाँ की जो प्रजा है वो आज़ादी से रह पाएगी। और इसके संगठन को देख करके उस समय पे हमने देखा कि जो यूरोप के दूसरे देश थे वहाँ पर भी राजतंत्रीय व्यवस्था फिर से कायम हो रही थी। तो जो जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, पोलैंड है, यहाँ के लोगों ने भी ये जो जूसेप्पे मैत्सिनी है इसके गुप्त संगठनों से प्रेरणा पा करके इन लोगों ने भी अपने गुप्त संगठन बनाए, सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस बनाए, ताकि ये अपनी क्रांति की लड़ाई लड़ सकें। और ड्यूक मैटरनिक ने क्या कहा था इसे, कि ये हमारी जो व्यवस्था है, हमारा जो राजतंत्र है, इसने कहा था कि जो जूसेप्पे मैत्सिनी है हमारी सामाजिक व्यवस्था का घोर शत्रु है, यानी कि ये जो राजतंत्र है इसको ये समाप्त कर सकता है। तो इसमें बड़ा क्वेश्चन हमारा क्या बनेगा, एक ही बनेगा कि जूसेप्पे मैत्सिनी कौन था और उसने किस प्रकार से क्रांतिकारी गतिविधियां चलाई। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कुछ बनेंगे। जूसेप्पे मैत्सिनी किस देश से संबंधित था, इटली से। उसका जन्म कहाँ हुआ, 1807 में जेनोवा में।
और वो शुरू में कौन से गुप्त संगठन का सदस्य बना, कार्बोनारी नामक संगठन का। ये पहले से ही इटली में चल रहा था और शुरू में उसने इसकी मेंबरशिप ली। और कहाँ पे क्रांति करने के कारण उसको इटली से निकाल दिया गया, लिगुरिया में। और जुसेप्पे मैत्सीनी ने कौन से संगठन बनाए, मार्सेई में यंग इटली और बर्न में यंग यूरोप बनाए। और उसको जुसेप्पे मैत्सीनी को हमारी सामाजिक व्यवस्था का घोर शत्रु या राजतंत्र का, क्योंकि उनकी जो सामाजिक व्यवस्था थी वो क्या थी, राजतंत्र ही थी, इसका घोर शत्रु किसने कहा, ड्यूक मेटरनिक ने। तो ये था जुसेप्पे मैत्सीनी का टॉपिक। अब अगली वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, क्योंकि अब हम यहाँ देख रहे हैं कि रूढ़िवाद भले ही फिर से आ गया है, लेकिन जो क्रांति के ज्वाला है वो लोगों में भड़क रही है। अब अगली वीडियो में हम देखेंगे कि किस प्रकार से ये जो भूमिगत क्रांतिकारी गतिविधियां चल रही है स्पष्ट रूप से सामने आ जाती है। तो 1830 से 48 के दौर को हम डिस्कस करेंगे, जो कि क्रांतियों का दौर है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।